जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो आपका मॉडल पेपर क्या है? तो चलिए, तो आपका पेपर कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिक टेक्निक है। तो यही आपका पेपर है केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक और एनालिटिक टेक्निक। तो ये आपका 23 का जो है यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो है। तो इसको आपको क्या करोगे, तैयार कर लेना। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और आपको बैक से बचना है। क्या बचना है? देखिए, 50 नंबर का आपका जो है प्रश्न होने वाला है। तो इसमें आपको 17 नंबर पासिंग आपको मार्क्स आना चाहिए। 50 में से 17 नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे, बैक से बच जाओगे। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपका यही आपका पेपर है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिक टेक्निक है। तो चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, और आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है। एक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली CHO गिव राइज टू द फॉलोइंग इंटरसाइट्स फॉर पिक इन द रीजन ऑफ मॉलिक्यूल आयन एम। तो देखिए, आपको ये प्रश्न इंग्लिश में भी मिलेगा और आपको ये हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। तो ये देखिए, आपका कोई प्रश्न है तो इसमें आपको बताना है, और यहाँ पर देखिए मान भी दिया है। जैसे अगला क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोमीट्रिक डाटा ऑफ द कंपाउंड इज गिवन एज। देखिए, बेस पिक दिया है इतना, लार्ज पिक भी दिया है, लार्ज पिक एट इतना दिया है, और देखिए दिया है किसी यौगिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटा इस प्रकार दिया गया है। इस यौगिक की सही संरचना होगी, आपको इसका संरचना बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आयन एनालाइजर्स जनरली ऑपरेट ए प्रेशर। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयन विश्लेषण आमतौर पर काम करते हैं, किस पर काम करते हैं, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एमसी लिप्टरी रिअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स मैलकार्पटी पुण्यवस्था में शामिल है। इसको आपको बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना है, उसमें आपको जो लगता है, उसमें जो यूज होता है उसी को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने किया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमीटर, इसको जरूर तैयार करना, ये आपके पेपर में आएगा, आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, इनमें से दिया है, कहाँ पर किया जाता है उसको आपको बताना है। राइट आंसर देखिए, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो इस पर ध्यान ज़्यादा देना। मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आयंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित में से किसके आधार पर आयनों को अलग करता है, किसके आधार पर ये अलग करता है, इसको बताना है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयन करेंट आर मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयन धाराओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ मीटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज परफॉर्म। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या परफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल इन। डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यानी कि लागू कहाँ पर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहाँ पर लागू होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको प्रश्न पूछा है, द सोलबिलिटी ऑफ आयोडाइन इन वाटर इन 0.8 ग्राम लीटर इनवर्स है इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रति वाटर इज 82, व्हाट विल बी द सोलबिलिटी ऑफ आयोडाइन इन CCl4।
तो पानी में ये आपको निकालना, CCl4 में विलेयता क्या है, इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नरस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नरस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो नरस्ट, तो ये इसको आपको बताना है कि आप प्रश्न नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन सभी प्रश्नों पर डिमांड बनाना है। 17 नंबर आपको कहीं से भी ला करके सही करना है, आपको राइट करना है 50 में से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि यू आर गिवन, आपको दिया गया है 100 ml CCl4 टू एक्सट्रैक्ट आयोडाइन फॉर, ये भी प्रश्न है तो इसको भी देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है, 2 ग्राम आयोडाइन वाज सेकेंड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ CS2 एंड वाटर, ये भी दिया है कि 2 ग्राम आयोडीन को बराबर आयतन में, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट गिवर्स द एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सेपरेशन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण नहीं है जो पृथक्करण की सीमा को नियंत्रित करता है। तो इनमें से आपको आंसर देखिए आपको दिया है कोई बहुविकल्पी में, तो आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको पूछा है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है, किसको अलग करने के लिए किया जाता है, तो इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑन द पेपर्स इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड, क्रोमेटोग्राफी में कागज पर बने पैटर्न को क्या कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो होता है, अगर कागज पर बना है, उस पैटर्न बना है तो उसको क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो इन सभी प्रश्नों पे आपको डिमांड बनाना है। अगला क्वेश्चन है, द क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेसर फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर, तो इसको आपको बताना है जो आपका आंसर रहेगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी पे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। और अगला देखिए, ये भी क्रोमेटोग्राफी पर पूछा है, यूजिंग क्रोमेटोग्राम एज डिटेक्टर इन क्रोमेटोग्राफी ए ग्राफ इज ऑब्टेनेड बिटवीन, इसके बीच में क्या आएगा, एंड टाइम। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम को संसूचक के रूप में प्रयोग करके और समय के बीच ग्राफ प्राप्त किया जाता है, क्या प्रयोग करके ग्राफ प्राप्त करते हैं। देखिए अब कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आपको क्रोमेटोग्राफी पे मिल गए, तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगला है, बीच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल शामिल है। देखिए 5 क्वेश्चन मिल गए। विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ चूजिंग अब्सॉर्बेंट, तो अधिशोषण के चयन के लिए कौन सा कारक नहीं है, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट विथ लेस एफिनिटी टुवार्ड द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो इसको आपको बताना, स्थिर प्रवस्था, स्थिर इसको बोलते हैं, स्टेशनरी फेज मतलब स्थिर प्रवस्था। अगला क्वेश्चन है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, देखिए 5-6 क्वेश्चन आपको क्रोमेटोग्राफी पे मिल गए, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आधारित है, किस पर आधारित है, इसको बताना है। अगला है, विच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग, कौन सा तकनीक कलर लेखन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें से आपको बताना है जो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन दिट्स मोमेंटम वुड बी, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। अगला है, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेनेड बाय, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को निम्न द्वारा समझा जा सकता है, किसके द्वारा समझा जा सकता है, आपको बताना, पाउली ऑफ बाउ, हेसनबर्ग, हैंड्स रूल, किसके द्वारा। देखिए दिया है क्वेश्चन, फॉर एल बराबर 3 दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ एम, आपको एम का वैल्यू निकालना है, एल बराबर 3 दिया है, तो जो भी प्रश्न आपका रहेगा फार्मूला लगा लीजिएगा। अगला है, एट एनी पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय,
तो आपको इसमें दिखाना है कि किसी भी बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता दी जाती है। किसकी दी जाती है, आप ही को बताना है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। किसने दिया था, तो आपको बताना हाइजेनबर्ग हुआ था। हाइजेनबर्ग लगाया कोई ने, तो आपको राइट आंसर बताना है। तीसरा है फॉर एच लाइक एटम विच न्यूक्लियर चार्ज जेड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉलो विच द फॉलोइंग रेडिएशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कौन अनुसूचित करता है उसको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है डेल वाई एंड डेल पी एक्स वाई, तो क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन भी है, ये भी आप लगा सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है फॉर हीलियम एटम, हीलियम एटम के लिए दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आउट ट्रैवलिंग एट 1000 मीटर पर सेकेंड इज एच बराबर का मान दिया है, एम का मान दिया है, और आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है इसका, तो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है हाइड्रोजन परमाणु में, तो आपको बताना है। अगला है 35 नंबर, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर, तो इनमें से आपको बताना। देखिए क्रोमैटोग्राफी पे जरूर पढ़िएगा, 5-6 क्वेश्चन पूछा है तो पूछने की चांस ज़्यादा है। डी ब्रॉगली रिलेशन ऑफ मैटर वे बीच, द्रव्य तरंग का डी ब्रॉगली संबंध है, तो डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर h/m होता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला है द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेनेड व्हेन ए इलेक्ट्रॉन जंप फॉर्म n बराबर 6 n बराबर 2 बिलोंग टू द, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 n बराबर 2 तक छलांग लगाने पर प्राप्त कर्णमयी रेखाएं किससे संबंधित होती है, इसको आपको बताना है। अगला है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन फाई, यानी कि तरंग से व्यवहार करने वाले तरंग फाई के लिए गलत है, इसके लिए कौन सा फंक्शन गलत है वो आपको बताना है। आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में आपको बताना है नियुक्त ऊर्जा कितनी होगी, क्वेश्चन पे लगाना है। अगला है ये भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू द वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ b इफ इट इज मेक, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको छोटा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो ये भी देखिए क्वेश्चन ही है, ए इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ v वेव यानी कि वोल्ट मीटर प्रति सेकंड इनवर्स फॉर ए प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली, कितना होगा, डी ब्रॉगली पे भी पूछा है, तो डी ब्रॉगली पर आप लोग तैयार करिएगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर पे, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल इन एनर्जी सेल, एनर्जी सेल कितना होगा आपको बताना निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा कक्षा के कक्षकों में आकारों का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सट्रीमली डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो वेव इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित किया गया था, किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, तो आपको इनमें से बताना है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज सेपेरिकली सिमेट्रिकल, तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक जो है वो गोलाकार रूप में सममित है, तो गोलाकार रूप में कौन होता है उसको बता देना है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट इन शेप, क्वांटम संख्या का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में परमाणु कक्षक के उन्मुखीकरण को निर्दिष्ट करती है, तो इसको बताना है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल फील्ड बी इन द 3 डायमेंशनल वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज, आपको इनमें से बताना है, कोई फार्मूला है बता दीजिएगा।
अगला बात देखिए कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु कक्षकों के संयोजन के लिए एक शर्त है। तो जो शर्त है बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमेग्नेटिक। तो इनमें से आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 49वें, व्हेन द ओवरलैपिंग फॉर प्योर एटॉमिक ऑर्बिट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एम्प्लॉयड। तो बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर पे क्या है आपका, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज द सेम एज इन। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको 100 क्वेश्चन में पूछेगा तो देखिए आधे आधे नंबर का पूछेगा। तो 50 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। और भी क्वेश्चन करवा देंगे, अगर आप लोग कहेंगे 100 क्वेश्चन वाला भी करवा देंगे, जिसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको तैयार करिए। तो चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़िए। आपको 17 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए। तो ये कहाँ से आएंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी तो आएंगे। और बैक से बचना है। तो बैक से अगर बचना है तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जोर लगा दीजिए इन 10-15 दिनों में, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।